देखिए नया चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस। इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे एसएससी का। क्यों निकालेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस की क्या जरूरत है वो भी हमें पता चलेगा, उसे निकालने का क्या फायदा होगा वो भी हमें पता चलेगा, कैसे निकालते हैं वो भी पता चलेगा। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, क्यों निकालते हैं, सबका हमें जवाब मिलने वाला है। तो एसएससी की जब हम इनकम कंप्यूट करते हैं, हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि 5 हेड होते हैं। कौन कौन से 5 हेड होते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। तो पांचों हेड की इनकम को ऐड करते हैं, लेकिन वो कौन सी इनकम लेनी है, किस इंसान की इनकम लेनी है, किस इंसान की इनकम नहीं लेनी है, उसके लिए यहाँ लिखा है कि हम कम नहीं निकाल सकते जब तक हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ना पता हो इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर की इनकम हम कंप्यूट कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, जब तक हमें नहीं पता चलेगा, जब तक हम उसकी इनकम नहीं निकाल पाएंगे। The tax incidence of an assessee does not depend upon his or her citizenship. Citizenship अलग चीज है, कोई अमेरिका का सिटीजन है वो अलग है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग है। बट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस से हम इनकम टैक्स लगाएंगे, निकालेंगे, इनकम कंप्यूट करेंगे, ना कि सिटीजनशिप के हिसाब से। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन इंडिया, whether India income accrue in India shall be taxable to foreign national or not will depend upon whether or not is resident in India. मान लिया कोई अमेरिका में इंसान रहता है, उसने अमेरिका में ही अर्निंग करी। कहाँ रहता है? अमेरिका। इनकम कहाँ करी? अमेरिका में। क्या उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ सकता है। इट विल डिपेंड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। Similarly, income from foreign country shall be taxable in India or not shall depend on the residential status. तो इंडिया की इनकम पर बाहर वालों ने टैक्स देना है या नहीं, बाहर की इनकम पे इंडिया में टैक्स देना नहीं, इट विल डिपेंड। Therefore, before we learn the computation of tax liability, we must understand the procedure of calculation of residential status in India. Section 5, Scope of total income, incidence of tax. According to residential status, the assessee can either be resident or non-resident. कोई इंसान या तो क्या होगा? रेजिडेंट, या क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। तो इसमें आप लोगों को बताया गया था मैंने, एक होता है इंडिविजुअल पर्सन में कौन कौन होते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ है ना, फर्म, कंपनी, एओपी, बीवाई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, सब होते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। बट इंडिविजुअल और एचयूएफ रेजिडेंट होंगे, तो रेजिडेंट के बाद इनमें एक और कैटेगरी हमें चेक करनी पड़ेगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो या तो ये रेजिडेंट होंगे या क्या होंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो लेकिन ये बाकी सब लोग, ये इंडिविजुअल एचयूएफ में ही है, लेकिन बाकी सब लोग क्या होंगे? या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। इनमें और कुछ नहीं है, या रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। इंडिविजुअल एचयूएफ में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इनको हम शॉर्ट में बोल देते हैं रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऐसा हम इनको शॉर्ट नेम दे देते। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सेक्शन 6 की मदद लेंगे, ये पता लगाने के लिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस इनका कैसा होगा। ठीक है,
तो रेजिडेंशियल स्टेटस इनका क्या है, इसके लिए हम लोगों को सेक्शन 6 की मदद लेनी पड़ेगी। और सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 हमें बताएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट कौन होता है, इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा। इसके लिए जो दो कंडीशन है उनको हम बोल देते हैं बेसिक कंडीशंस। क्या बोल देते हैं? बेसिक कंडीशन। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में जो दो कंडीशन है, टू फाइंड आउट वेदर एनी इंडिविजुअल इज रेजिडेंट और नॉट, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक कंडीशंस। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 जो सेक्शन 6(1)(a) है, ये कहता है असेसी मस्ट बी इन इंडिया फॉर द पीरियड और पीरियड्स, ये ब्रैकेट में जो ऐसे है इसका मतलब है पीरियड और पीरियड्स ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है असेसी मस्ट बी इन इंडिया फॉर द पीरियड और पीरियड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि वो लगातार रहे, 10 दिन आए चला जाए, 100 दिन आए चला जाए, तो ये ऐसा हो सकता है। इसलिए पीरियड और पीरियड्स लिखा है, लगातार रहना जरूरी नहीं है। साल में होते हैं 365 दिन, 365, उसका आधा करिए, होता है 182.5 अगर हटा दीजिए तो होता है 182 डेज। ऐसे याद रखिए कि 182 डेज है, आधा साल लगभग, तो 182 डेज है और मोर मतलब 182 डेज कम से कम है, तो वो 182 डेज रहेगा तो भी रेजिडेंट है, 182 डेज से ज्यादा रहेगा तो भी रेजिडेंट है। ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर की इनकम निकाल रहे हो उस प्रीवियस ईयर के लिए हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल अलग से कैलकुलेट होता है। हो सकता है कोई इंसान इस साल नॉन रेजिडेंट है, पिछले साल रेजिडेंट हो, अगले साल रेजिडेंट हो, अगले साल नॉन रेजिडेंट हो, या अगले साल कितना इंडिया में रहा इस बात पे डिपेंड करे। पिछले साल कौन क्या था उससे कोई लेना देना नहीं। जिस ईयर की इनकम निकलेगी हर साल हम देखेंगे, चेक करेंगे कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर की इनकम निकालना चाहते हो उस प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है? 2023-24। तो हम इस प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि वो क्या है। तो सबसे पहली दो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन 1 और 2। बेसिक कंडीशन 1 है, बेसिक कंडीशन 2 है। दो बेसिक कंडीशन है, कोई सी भी एक लग जाएगी तो रेजिडेंट है आप, कोई सी भी एक। दोनों लग जाएगी तो कौन है आप? रेजिडेंट। पहली लग गई दूसरी नहीं लगी, कौन है आप? रेजिडेंट। पहली नहीं लगी दूसरी लग गई, आप कौन है? रेजिडेंट। दोनों नहीं लगी तो ही आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो इसे हम बोलते हैं बेसिक कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या है? असेसी मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसमें जिस दिन इंडिया में आया वो या तो समय बता रखा हो, कितने बजे इंडिया में आया, कितने बजे इंडिया से गया, क्या वो समय बता रखा हो, तो 24 घंटे के हिसाब से एक दिन हो जाएगा। टाइम नहीं बताया तो जिस दिन इंडिया में आया वो भी इंडिया में माना जाएगा, जिस दिन इंडिया में गया वो भी इंडिया में माना जाएगा, दोनों दिन इंडिया में माने जाएंगे। भैया जब कोई इंडिया से आता है जाता है तो पासपोर्ट होता है, उस पे एंट्री होती है, सारी चीजें होती हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए तो ये थोड़ी ना है कि जो है भाईजान चल रही है पिक्चर, कौन सी थी वो, बजरंगी भाईजान, और जो है वो सुरंग में से निकल कर जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना चल रहा है। तो वो होगा तो वो बताएगा ही नहीं ना, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हर साल का हिसाब लगाना है, और उस साल हर साल का हिसाब लगाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। अब हम बेसिक कंडीशन 1 लग गई तो 2 चेक करने की जरूरत नहीं,
क्योंकि फर्स्ट लग गई तो रेजिडेंट हो गया। अगर फर्स्ट नहीं लगी तो आपको बेसिक कंडीशन नंबर 2 पर जाना। जहां बेसिक कंडीशन नंबर 1 पिछले साल पर ही फोकस करती है, जिस साल की इनकम है उसी ईयर पर फोकस करती है। कंडीशन नंबर 2 पिछले साल पर भी फोकस करती है और उससे पिछले 4 साल पर भी फोकस करती है। तो टोटल 5 सालों पर फोकस है बेसिक कंडीशन नंबर 2 का। तो ये क्या है 5 साल और क्या है कंडीशन। तो इस सेकेंड कंडीशन में ज्यादा लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। तो इसके अंदर क्या किया गया है, हमें 182 डेज जहां रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में रहना था, वहां 182 डेज के लिए क्या हो गया 60 डेज। तो 182 डेज रहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 60 डेज रहना तो बहुत आसान है। ये तो केवल लगभग 2 महीने हो गए, जबकि 182 डेज लगभग 6 महीने होते हैं। तो कोई इंसान 6 महीने इंडिया में रहे या 2 महीना रहे, तो 2 महीने में तो ज्यादा लोग आ जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए है बेसिक कंडीशन 2 जो पिछले साल तो ज्यादा नहीं रहे, लेकिन उससे पहले भी इंडिया में रेगुलर आते रहते हैं उन लोगों के लिए। तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज। तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है हमारा, इसमें मिनिमम 60 डेज और इससे पिछले 4 साल में 4 previous years immediately preceding the relevant previous year, इससे पिछले 4 साल में ठीक है, इससे पिछले 4 साल में मिनिमम 365 डेज। तो यहां दो बातें, पहली रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन कम से कम और उससे पिछले 4 साल में 365 दिन कम से कम। यहाँ हर साल नहीं है, 365 दिन 4 साल के ब्लॉक में। हो सकता है एक साल में 365 दिन रहे और 3 साल हो ही ना इंडिया में, ये भी हो सकता है। तो 365 दिन 4 साल। तो अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई है तो दूसरी चेक मत करो, अगर नहीं है तो दूसरी चेक करो। दूसरी में ज्यादा लोग आ जाएंगे, तो फिर दोनों ही कंडीशन से यहाँ एंड और ऑल लिखा है, इसका मतलब या तो दोनों या कोई एक। दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट, कोई सी भी एक सेटिस्फाई हो गई तो रेजिडेंट। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है बेसिक कंडीशन नंबर 2, उसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब बेसिक कंडीशन नंबर 2 कुछ सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होती है। वो क्या है कंडीशंस, असल में क्या है लॉ में तो ये लिखा है, ये नहीं लिखा कि सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होती। पता वहां क्या लिखा है, वहां ये लिखा है इन फॉलोइंग सिचुएशंस 60 डेज विल बी टेकन एज 182 डेज। अगर 60 दिन को 182 दिन कर दिया जाएगा तो फिर तो ये फर्स्ट कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है वही हो जाएगी। अब 182 दिन प्लस इसमें 4 साल में 365 दिन है, जबकि 182 होती फर्स्ट के हिसाब से रेजिडेंट हो जाएगा, तो ये इररिलेवेंट हो जाएगी अगर 60 डेज को 182 डेज कर दिया। तो हम ये नहीं कह रहे कि इन सिचुएशन में 60 डेज को 182 डेज मानो, हम ये कह रहे हैं आपको आसान सिखाने के लिए इस सिचुएशन में सेकंड कंडीशन देखो ही मत, क्योंकि वो रिलेवेंट ही नहीं है ना। तो कौन सी है सिचुएशन, तो दो एक्सेप्शन है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में कंडीशन नंबर बी की दो एक्सेप्शन क्या है कि, और मैं ये भी बताऊंगा ये एक्सेप्शन क्यों है, वजह क्या है इसका। कोई इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़कर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर, या कोई ऐसा इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़कर जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू इन इंडियन शिप, उसके लिए हम सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे। क्यों, उसका रीजन बताता हूं। अनड्यू, अच्छा रीजन समझने से पहले ये समझो कि कोई अगर रेजिडेंट है ना तो उसको दुनिया की हर इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा मानो पहले। क्या, कोई इंडिया में रेजिडेंट है, उसे दुनिया की हर इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा।
अब सपोज आपकी जॉब लग गई यूएसए में, आज लग गई जॉब, आज है अगस्त 29, ठीक है, आज लग गई जॉब, आज आप जा रहे हैं इंडिया छोड़कर यूएसए। क्या 60 दिन हो गए आपको इंडिया में रहते हुए इस साल? बिल्कुल हो गए। क्या पिछले 4 सालों में 365 दिन थे? अजी आप तो एक ही साल में 365 थे, आज तक इंडिया छोड़कर कभी आप बाहर नहीं गए। 4 साल में तो 365 into 4 थे आप। तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 तो यूं ही लग गई। तो आप कौन हो गए? रेजिडेंट। अब आप पहुंचेंगे यूएसए, वहां लगेगी जॉब, वहां की इनकम पे इंडिया में भी टैक्स दो, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो आपसे क्या कहा गया? आपके लिए सेकंड कंडीशन नहीं लगेगी। अब आपको सेकंड नहीं है, फर्स्ट देखें 182 डेज, अभी 182 डेज हुए नहीं है, सितंबर में ही 6 महीने होते हैं लगभग, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इंडिया छोड़कर जाने की बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आप शुरू के 6 महीने में ही चले जाओ, अगर आप चाहते हैं टैक्स ना देना पड़े। तो इसीलिए ये छोड़ा गया है ताकि सबको दिक्कत ना आए। दूसरा है, जो इंडियन सिटीजन मेंबर ऑफ क्रू है शिप में, शिप होती है, पानी के जहाज होते हैं, वहां बहुत सारे क्रू मेंबर होते हैं, 200 300 400। अब वो क्या होता है, शिप यहां से गई, 2 महीना पानी में है, किसी कंट्री में है, फिर वापस आ रही है, अब पता चला वो 2-3 कंट्री में बन गया रेजिडेंट, 60 दिन यहाँ है, 70 दिन वहां है, 80 दिन वहां है, पिछले 4 साल में 365 दिन यहाँ भी है, उस कंट्री में 3-3 कंट्री में रेजिडेंट बन गया, पता चला वो कहेगा भैया मैं तो परेशान हो गया, तो उसके लिए भी सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो दो लोग एक ही पॉइंट में आ गए, इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़कर जा रहा है, या मेंबर ऑफ क्रू, एज ए मेंबर ऑफ क्रू इन इंडियन शिप जा रहा है, तो उसके लिए सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए जाने का मतलब, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाने का मतलब पैसा कमाने, चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस करने जा रहे हैं, सब एम्प्लॉयमेंट के लिए आएगा। इसका मतलब ये नहीं है नौकरी करने जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस करने जा रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट है, पैसे कमाने जाओगे एम्प्लॉयमेंट। और ये इसका सेंस ये है कि 10 दिन महीने के लिए नहीं जा रहे हो, एक तरीके से वहां परमानेंट रहने जा रहे हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन है, ये फर्स्ट पॉइंट में इसलिए कवर कर रहा दोनों को क्योंकि ये जा रहे हैं, दूसरे में आने वाले को एग्जाम कर रहे हैं। वो कौन है? इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। इसका क्या लॉजिक है छुड़वाने का? आपके चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, रिश्तेदार, बहन, भाई यूएसए में है, वहां के सिटीजन बन गए, वहां पैसा कमाते हैं, रिश्तेदार तो यही है या नहीं, शादी होगी किसी की, त्योहार होगा, कुछ होगा, इंडिया में ही तो आएंगे, तो हर साल इंडिया में आते हैं। अब पता चला कनाडा में रहते हैं, कनाडा में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर -60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है सर्दियों में, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, तो 3 महीना इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया से ही काम करते हैं, अपना घर यही है, माता पिताजी सब यही है, रहते वहां हैं। अब वो सेकंड कंडीशन के हिसाब से इंडिया में रेजिडेंट हो जाएंगे, तो वहां की इनकम पे यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तो इंडिया आना छोड़ देगा। अगर कोई एनआरआई है, कोई हमारा इंडियन बाहर रहता है, और अगर वो इंडिया आना छोड़ देगा, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। इंडिया आता रहेगा तो फॉरेन करेंसी इंडिया में भेजता रहेगा, इंडिया में आएगा, घूमेगा फिरेगा, खर्च करेगा, इंडिया से कट जाएगा तो समस्या है। तो इंडिया से कटे ना, इसलिए कहेंगे भैया तू आ जा, 6 महीने मत रहिए बस, 6 महीने तो बहुत होते हैं, 6 महीने कौन रहेगा जब वहां रहता है, 3-4 महीने रहेगा, कोई टेंशन नहीं। तो सेकंड कंडीशन उस पर भी नहीं है। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में फर्क है, फर्स्ट में लिखा है इंडियन सिटीजन, सेकंड में लिखा है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है और इंडियन सिटीजन कौन होता है? इंडियन सिटीजन वो है जिसके पास वैलिड आई कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आप कौन है? इंडियन सिटीजन है। आपके पास आधार है,
आप कौन है? इंडियन सिटीजन है। पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट है, आप इंडियन सिटीजन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ हो तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते। तो इन लोगों में से कोई भी इंडिया में आ रहा है, विजिट करने का मतलब परमानेंट रहने नहीं आ रहा है, आ रहा है फिर जा। अगर कोई परमानेंट आकर रह रहा है और मान लिया कोई दिसंबर में आया और परमानेंट आ गया, तो फिर उस पर सेकंड कंडीशन लगेगी। आप ये नहीं कह सकते पहले साल तो बच गया, क्योंकि सेकंड कंडीशन नहीं लगेगी, लगेगी सेकंड, क्योंकि यहाँ सेकंड कंडीशन में लिखा है विजिट करने आ रहा है, तो परमानेंट रहने नहीं आ रहा है इंडिया में, तो घूमने फिरने आ रहा है, मिलने आ रहा है, 2-4 महीने रहकर वापस जाएगा, तो सेकंड कंडीशन नहीं लगेगी। तो सेकंड कंडीशन किस पे नहीं लगेगी, ये आपको समझ में आया? इसमें कोई डाउट है किसी को? अब कुछ डीम्ड रेजिडेंट की बात हुई 2-3 साल पहले ही, ये 2 साल पहले ही नई चीज डाली गई जो पहले नहीं होती थी। However, such person having total income other than income from foreign sources, ऐसा इंसान जिसकी फॉरेन सोर्सेस के अलावा इनकम, मतलब इंडिया में इनकम, भाई इंडिया के अलावा जो बाहर की इनकम है वो फॉरेन सोर्सेज है, तो फॉरेन सोर्सेज के अलावा इनकम मतलब इंडिया में इनकम, तो जिसकी इनकम इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर किसी की इनकम इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो क्या होगा? उसे इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। पहली बेसिक कंडीशन वही है, ये क्या? बेसिक कंडीशन नंबर 1। बेसिक कंडीशन नंबर 2, उसे फ्री नहीं करा। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? 182 डेज माना जाएगा, 60 दिन को, ये बोला कि इनके लिए अब बोल दिया 60 दिन को 182 दिन, 182 नहीं 120 मानेंगे। इट मींस उस पर नजर है। इंडिया में कितना कमाई करी? 15 लाख। इंडिया में टैक्स दे नहीं रहा, मतलब इंडिया में 15 लाख पे तो इंडिया में टैक्स देगा, क्योंकि इंडिया में कमाई करी है तो इंडिया में तो टैक्स वो देगा चाहे नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन इंडिया के बाहर वाली इनकम पे तो इंडिया में टैक्स नहीं देगा, लेकिन इंडिया में 15 लाख कमा रहा है। इसे कहा एक काम कर भैया, तुझे हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे। हाँ, 60 दिन 365 दिन नहीं लगाएंगे, 120 दिन 365 दिन लगाएंगे। तो कोई ऐसा इंसान जिसकी इंडिया में 15 लाख रुपए से कम इनकम है, उसके लिए नॉर्मल होगा ये 2 कंडीशन, और एक्सेप्शन भी लगेंगी। जिसकी 15 लाख से कम इनकम है इंडिया में, उसमें नॉर्मल दोनों कंडीशन और नॉर्मल दोनों एक्सेप्शन लगेंगे। लेकिन अगर उसकी इंडिया में 15 लाख रुपए की इनकम हो गई तो उस पे दोनों एक्सेप्शन में नहीं लगा करके हम ये कहेंगे भैया पहली कंडीशन, दोनों एक्सेप्शन भूल जाओ, उसके लिए को पहली कंडीशन सेम, सेकंड कंडीशन में 120 दिन और 365। तो इसका मतलब इसके लिए जिस इंसान की इनकम इंडिया में 15 लाख हो जाएगी, उसके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 चेंज हो जाएगी। समझ में आया? तो उन इंसानों को जो इंडिया में 15 लाख रुपए कमाते हैं, उसको इंडिया में बेसिक कंडीशन नंबर 2 में 120 और 300, उसके लिए एक्सेप्शन नहीं है, उसके लिए सेकंड कंडीशन अप्लाई है, बट 60 की बजाय 120 थे। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। 24 घंटे के हिसाब से लगाओ एक दिन, और अगर एक दिन 24 घंटे का टाइम क्वेश्चन में नहीं दिया तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को जिस दिन इंडिया में आया वो भी, जिस दिन इंडिया में गया वो भी, दोनों दिन इंडिया में माने जाएंगे। और ये बात वही है, रेजिडेंस ये हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग से देखना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ।
रिलेवेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब जिस ईयर की इनकम निकाल रहे हो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और जरूरी नहीं है लगातार रहे, टुकड़ों में रह सकता है, ये भी बता चुका हूँ। तो ये 5 स्पेशल नोट में पहले ही कवर कर चुका हूँ आपको बताते हुए। इंडिया में किसी एक जगह रहना जरूरी नहीं है, मुंबई में रहे फिर दिल्ली में रहे, इंडिया का होता है इंडिया। ये बात भी एक कॉमन सेंस है, ठीक है। ए पर्सन इज सेड टू बी इंडियन सिटीजन, ओरिजिन ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ हमारा इंडिया में हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। ग्रैंड पेरेंट्स कैन बी पैटर्नल और मैटरनल, मतलब दादा दादी नाना नानी कोई भी चलेंगे। अनडिवाइडेड इंडिया का क्या मतलब है? कुछ लोग कहते हैं अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब पार्टीशन से पहले वाले इंडिया में ही बर्थ हुआ तो ही वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब इंडिया में जब वो पैदा हुए थे उस समय के इंडिया में। अब उस समय का इंडिया, भैया 1940 में पैदा हुआ तो उस समय इंडिया क्या था? उस समय इंडिया पाकिस्तान थोड़ी ना था, वो तो इंडिया ही था उस समय। तो उस समय का इंडिया जिस समय आप पैदा, वो ये नहीं कहोगे 1940 में पाकिस्तान में पैदा हुआ, 1940 में पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान में कैसे पैदा हो गए, समझ रहे हो ना। तो हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 6(1), सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। ये भी 1-2 साल पहले जब 15 लाख वाली वो कंडीशन 60 दिन का 120 दिन आया, ये भी एक नई कंडीशन आई, सेक्शन 6(1)(a). इसमें क्या कहा, डीम्ड रेजिडेंट। अब ये डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है? तो इन्होंने कहा एक इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, मतलब इंडिया में इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हो, ठीक है, और वो पूरी दुनिया में कहीं टैक्स नहीं देता हो। अगर वो पूरी दुनिया में कहीं टैक्स नहीं देता है तो इंडिया में हम उसको डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, हम डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे और उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, और सारी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया के बाहर वाली इनकम पे भी, क्योंकि इंडिया वाली इनकम पे तो देगा ही देगा टैक्स। अब जैसे एक इंसान है, उसकी 500 करोड़ रुपए की इनकम है, 500 करोड़, लेकिन उन्होंने ऐसी सेटिंग कर रखी है वो किसी भी कंट्री में रेजिडेंट नहीं होता, वो ऐसे ऐसे अलग अलग कंट्री में रहता है, इस हिसाब से वो किसी भी कंट्री में रेजिडेंट नहीं हो पाता, और किसी भी कंट्री में, और ऐसी कंट्री में पैसा कमा रहा है जहां पर टैक्स हेवन बोलते हैं, वहां पर उसको टैक्सेबल नहीं है। कई ऐसी हैं कंट्री, सिंगापुर हो गया या कुछ ऐसा हो गया, वहां पर वो है कि कमाई वहां कर रहा है, वहां टैक्स देना नहीं पड़ा, और इस जगह कहीं टैक्स नहीं दे रहा पूरी दुनिया में। इंडिया में 15 लाख से ज्यादा की कमाई है उसकी, उसे कहेंगे बेटा इधर आ जा, यहाँ टैक्स दे दे सारी इनकम। तो ये एक नया डीम्ड रेजिडेंट है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है। लेकिन ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा अगर कोई अपने आप ही रेजिडेंट हो रहा है सेक्शन 6(1) में, तो उस पर ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन हो गई 2, और एक हमने हमारा हो गया डीम्ड रेजिडेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक रेजिडेंट होता है ना, और एक क्या है, डीम्ड रेजिडेंट। तो एक डीम्ड रेजिडेंट हो गया, और एक रेजिडेंट हो गया, और एक नॉन रेजिडेंट हो गया। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो एडिशनल कंडीशन बोलते हैं उसको। रेजिडेंट होने के बाद में हमें फिर देखना पड़ता है वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है, उसके लिए 2 एडिशनल कंडीशन हम देखते हैं। तो पहले तो हम अभी यही देख लें कि रेजिडेंट है या नहीं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। तो नॉन रेजिडेंट होता है कौन,
जो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते। तो वो कौन है? इंडिविजुअल जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा दो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1) की, या वो सेक्शन 6(1) में डीम्ड रेजिडेंट भी नहीं है, तो कौन है वो? नॉन रेजिडेंट। एक एग्जांपल है, ब्रेट ली है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, इंडिया में 100 दिन आता है हर साल, और 10 साल हो गए उसे आते हुए। तो हमें बताना है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई होगी 182 डेज। सेकंड कंडीशन क्या है? तो 100 दिन आ रहा है, और उससे पिछले 4 साल में 365 दिन, 365, 400 दिन है, तो सेकंड लग गई। तो कौन है वो? रेजिडेंट। तो 100 दिन प्रीवियस ईयर में और 400 दिन उससे पिछले 4 सालों में, तो ये कौन है? हम क्या, और एग्जाम में भी आपको कैसे लिखना है, इसकी प्रेजेंटेशन बच्चे सही से नहीं करते हैं। तो आपको ऐसे दिखाना है कि वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 100 दिन रह रहा है, पिछले 4 ईयर में 400, फिर लिखना है मिस्टर ब्रेडली हैज बीन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर and for 365 days or more in 4 immediately preceding previous year. Therefore, he satisfy one of the basic condition under section 6(1). So he is resident. आपको बल्कि ये भी लिखना है, he has satisfied second basic condition of section 6(1) subsection 1. So he is resident in India during the previous year 23-24. ये आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पूरी प्रेजेंटेशन आधे पेज में ऐसे करनी पड़ेगी अगर आप नंबर लेना चाहते। नंबर नहीं लेना चाहते तो बच्चे पता क्या करते हैं? रेजिडेंट। ऐसे थोड़ी ना नंबर मिल जाएगा। तो आपको कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी, क्यों सेटिस्फाई करा ये भी लिखना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर कुछ और लिखा है, वो एडिशनल कंडीशन वगैरह के लिए है, वो अभी हम देख लेंगे। बी, क्या आपका आंसर चेंज होगा? अगर ये श्रीनाथ से रिलेटेड है, इंडियन सिटीजन है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और इंडियन सिटीजन है और इंडिया में हर साल आ रहा है विजिट करने के लिए, तो सेकंड अप्लाई नहीं होगी उस पर। तो सेकंड अप्लाई नहीं होगी तो वो कौन हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। ठीक है। इफ द फैक्ट्स अबाउट रिलेट टू श्रीनाथ, जो इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है, समझ में आया? लेकिन यहां पर हमें कोई इनकम के बारे में नहीं बताया। अगर मान लिया उसकी इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर हमें 120 डेज चेक करने होते। ये 120 डेज भी नहीं है, 100 डेज है। तो भी अगर मान लिया 15 लाख से ज्यादा इनकम इसकी इंडिया में है, तो भी ये नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि 120 डेज सेकंड कंडीशन में देखना, जबकि 100 डेज ही आ रहा है। थर्ड है, क्या आपका आंसर चेंज होगा? अगर ये 120 डेज रहता है, तो हम कहेंगे अगर 120 डेज इंडिया में रहता है तो ये रेजिडेंट तभी होगा जब इसकी इनकम इंडिया में 15 लाख या उससे ज्यादा है। 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से कम है तो नॉन रेजिडेंट है, 15 लाख से ज्यादा है तो रेजिडेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है, और उसमें सबसे जरूरी बात यह है, आपको हमेशा ये चेक करना है सबसे पहले कि वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितना रहा। बाकी सारी बातचीत बाद में, क्योंकि बेसिक कंडीशन के लिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितना रहा ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। मिस्टर कपिल हैं, इंडियन सिटीजन है और वो यूएसए में है, टैक्स कंसल्टेंट, और वो इंडिया पहली बार छोड़कर जा रहे हैं 25 अक्टूबर 2022 को। ठीक है। और वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर है। इस ईयर में वो इंडिया में विजिट करने के लिए आए हैं 180 डेज के लिए। तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है।
तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि एसएससी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना रहा। तो इनका मिस्टर कपिल reside in India previous year 23-24 में 180 days। तो ये तो कहते हैं कि बेसिक कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई कर ही नहीं है। क्यों नहीं की? क्योंकि 182 डेज होना चाहिए और ये है 180 डेज। तो बेसिक कंडीशन 1 इज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशन 1 says that assessee should be in India for 60 minimum 182 days or more during the relevant previous year. So this condition is not satisfied. और बेसिक कंडीशन नंबर 2 is not applicable on Mr. Kapil, as Mr. Kapil is Indian citizen who comes to India on visit. So if he is not earning 15 lakh rupees during the relevant previous year in India, so second basic condition will not apply on Mr. Kapil. So he has not satisfied any of the basic condition. So he is non-resident in India for the relevant previous year 23-24. बात समझ में आती है या नहीं? तो आपको सारी बातें लिखनी, उससे पहले की चीजें हमें चेक ही नहीं करनी। वो कब इंडिया में गया उससे पहले वो तब जो पड़ती, जब यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता इनकी इनकम इंडिया में 15 लाख है, तो हम कहते हैं 120 दिन देखने, 180 डेज हो गए। फिर हम देखते पिछले 4 साल में 365 दिन है या नहीं, वो है, फिर ये रेजिडेंट हो जाते। लेकिन वो बात की बात। क्वेश्चन नंबर 2, एन इंडियन कंपनी ने मिस्टर सचिन को यूके भेज दिया 2 सालों के लिए 1 जुलाई 2023 को। इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही है कि मिस्टर सचिन अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो इंडिया में पहले से ही जॉब कर रहे हैं। जब वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं तो एम्प्लॉयड है। Hence, the provision of 60 days stay in India would be applicable and Mr. Sachin is resident in India। तो हमें बताना है। देखिए, इनकम टैक्स अथॉरिटी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कोई इंडिया छोड़कर एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज बेरोजगार ही होना चाहिए। अगर आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वो आपसे कह रही है आप बाहर ट्रांसफर कर दिया आपका यूएसए में, तो यूएसए क्यों जा रहे हैं? वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही तो जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बाहर जा रहा है तो इसका मतलब नहीं है वो बेरोजगार होगा तभी बाहर जाएगा। कई बार क्या होता है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर पहले ही आ गया और आप बाद में जा रहे हैं इंडिया के बाहर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप अनएम्प्लॉय हैं तो आपको सेकंड कंडीशन। देखिए, कंडीशन ये है आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब काम करने, तो उसके लिए सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं है अगर वो इंडियन सिटीजन है। तो ये इंडियन सिटीजन है मिस्टर सचिन, इंडिया से बाहर जा रहे हैं 1 जुलाई को। तो आपको सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ डेज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24। तो अप्रैल में कितना रहेगा? 30 डेज। मई में कितना रहे? 31। जून में कितना रहे? 30 डेज। जुलाई में कितना रहे? 1 डे। तो ये टोटल इंडिया में कितने दिन रहे? 92 डेज। तो 92 डेज रहे तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई हुई नहीं और सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई हो ही नहीं सकती, नॉट एप्लीकेबल। तो इसलिए ये नॉन रेजिडेंट है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कह रहा है वो सही नहीं कह रहा।
सेरेना विलियम्स सिटीजन है यूएसए की और इंडिया में आई हैं 2 अक्टूबर 2023 को टू विजिट हर ग्रैंडमदर हु वाज बोर्न इन गुजरात इन 1942। तो ग्रैंडमदर है तो सेरेना विलियम्स हो गई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और वो इंडिया में 26 जनवरी 2024 तक रही और फिर इंडिया छोड़कर यूएसए चली गई। तो हमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। आप पहले अपने आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितना रही। तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर को आई, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं तो 1 अक्टूबर को हटा दिया जाए तो 31 में से 1 डे हटा दिया तो 30 डेज वो अक्टूबर में रही, नवंबर में 30, दिसंबर में, जनवरी 24 में 26 जनवरी को चली गई तो 26, क्योंकि जिस दिन इंडिया में आई वो भी इंक्लूड करना है और जिस दिन इंडिया से गई वो भी इंक्लूड करना है क्योंकि हमें टाइम नहीं बताया। तो ये हो गए 117 डेज। तो 182 डेज तो हुए नहीं, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन एग्जाम में आपको प्रॉपर लिखना है। She has not satisfied basic condition number 1 which says that assessee should be in India for 182 days or more during the relevant previous year. Second basic condition is not applicable on not applicable reason कि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्योंकि इसकी ग्रैंड मदर का बर्थ इंडिया में हुआ था। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया में विजिट करने के लिए आता है तो सेकंड बेसिक कंडीशन उस पर लगती नहीं है, तो इसलिए हम उसे लगती नहीं है, या ये कहें वहां पर भी 182 डेज ही होता है एसएसटी की जगह, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो ये कौन हो गई? नॉन रेजिडेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर फ्लोर एक कैनेडियन सिटीजन है, इंडिया में आ रहे हैं फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, फिर 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24 में वो कितने 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 दिन रहे बता रखा है। तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, जल्दी से बताओ। तो मिस्टर फ्लावर है कैनेडियन सिटीजन। तो सबसे पहला काम, सबसे आसान और सबसे पहला काम हमें चेक करना है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो कितना इंडिया में रहे। तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितना रहे? 70 डेज। बेसिक कंडीशन नंबर 1 अप्लाई नहीं हो पाई, सेटिस्फाई नहीं हो पाई। अब सेकंड बेसिक कंडीशन लगेगी या नहीं, पहले ये देखो ये इंडियन सिटीजन है तो नहीं, इंडियन सिटीजन नहीं है। अगर इंडियन सिटीजन होते तो फिर हम सेकंड कंडीशन लगाते ही नहीं। क्या ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं, तो इसको सेकंड कंडीशन लगेगी। अब सेकंड कंडीशन कहती है 60 + 365 डेज, तो 60 तो हो गए। पिछले 4 साल में देखते हैं, 22, 23 में ये कितने रहे? 22, 23 में 150 डेज, 21, 22 में 90 डेज, 2021 में 60 डेज, 19, 20 में 55 डेज। तो टोटल मिलाकर 365 होना चाहिए। कितना आ रहा है ये? 355 डेज। तो सेकंड बेसिक कंडीशन कहती है कि 60 + 365, तो ये तो हो गया, ये नहीं हुआ, तो सेकंड बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो दोनों ही नहीं हुई, तो ये नॉन रेजिडेंट है। ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि कोई भी इंसान रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। दो बेसिक कंडीशन, अगर रेजिडेंट है तो मैंने आपको बताया था रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी हो सकता है, तो वो कब होगा मन में आ रहा है कब होगा, तो अब हम देखते हैं कंडीशन
रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लोज है। ये हमें क्या बताते, देखिए इसे हम जानते हैं एडिशनल कंडीशन के नाम से। जो फर्स्ट कंडीशन थी पहले वाली, उन्हें हम बोलते हैं बेसिक कंडीशंस। इनको क्या बोलते हैं, एडिशनल कंडीशन। ये तभी देखनी है जब वो रेजिडेंट हो। रेजिडेंट हो मतलब कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 और एडिशनल कंडीशन नंबर 2 के बीच में एंड है और नहीं है। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो क्या होगा, एडिशनल कंडीशन 1 satisfied, additional condition 2 satisfied, ordinary resident, one is satisfied, second is not satisfied, not ordinary resident, first is not satisfied, second is satisfied, not ordinary resident, both are not satisfied, not ordinary resident। मतलब एक ही सिचुएशन में वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा जब दोनों ही सेटिस्फाई होंगी, जबकि बेसिक कंडीशन में उल्टा था। बेसिक कंडीशन में दोनों सेटिस्फाई करने पे भी रेजिडेंट था, यहाँ पर भी रेजिडेंट था, यहाँ पर भी रेजिडेंट था, केवल एक में वो नॉन रेजिडेंट था जब दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं होते। यहाँ केवल एक में ही वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जब दोनों सेटिस्फाई होती है। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। अब एडिशनल कंडीशन नंबर 1 क्या है। 1 थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ, और सेकंड थोड़ी आसान है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में सेकंड मुश्किल हो जाती है, फर्स्ट आसान हो जाती है। तो आपको देखना है क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी कंडीशन जल्दी लगा पाएंगे आप। जो जल्दी लगेगी वो लगाइए, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ही हैज बीन, अच्छा हमारी जो बेसिक कंडीशन नंबर 1 है और बेसिक नंबर 2 है, दोनों ही रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को चेक करती है। ये वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज की बात करती है, 60 डेज की बात करती है। तो एडिशनल कंडीशन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की बात नहीं करेगी, इससे पिछले सालों के 10 सालों तक की बात। तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 10 साल की बात कर रही है। ये कह रहे हैं कि वो पिछले 10 साल, कौन से पिछले 10 साल, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल, कम से कम 2 साल रेजिडेंट हो। रेजिडेंट होने का मतलब कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए सेकंड बेसिक कंडीशन में प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 साल होते हैं। इसका मतलब ये 14 साल का हिसाब आ जाएगा इसमें, क्योंकि जब 10वें साल का हिसाब लगाओगे उसके पिछले 4 साल का भी हिसाब लगाओगे, तो 14 साल का हिसाब किताब आ जाएगा। यहाँ 2 साल रेजिडेंट, मान लिया वो 2 साल रेजिडेंट हो गया तो और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल कम से कम चाहिए। कोई 2 साल रेजिडेंट है या 5 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही आप चेक करेंगे 2 साल हो जाएगा, आप लिख दीजिए, क्योंकि हमने चेक करा 2 साल हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड। बेसिक कंडीशन 1 या 2 कोई भी एक लग जाए, पिछले 10 में कम से कम 2 साल। फर्स्ट बेसिक कंडीशन समझ में आई। सेकेंड, अच्छा 365 डेज का डबल क्या होता है, 730 डेज, वो है ये, याद रहेगा 730 डेज। 730 डेज में स्टार्टिंग क्या है, 7, तो 7 ईयर्स, ठीक है। तो 730 डेज 7 ईयर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा हो ना, इस साल इतना, इस साल इतना, इस साल इतना, तो वहां सेकंड कंडीशन जल्दी लगा पाएंगे। टोटली तो करना है, तो आप सेकंड कंडीशन वहां पहले चेक करिए, और जहां पर हमें ये नहीं बता रखा कि इस साल इतना, इस साल इतना, वहां पहले फर्स्ट चेक कर लीजिए, ठीक है। If such individual is an Indian citizen who is deemed to be resident in India under section 6(1)(a),
6(1) क्या कहता है कि अगर किसी की इंडिया में 15 लाख रुपए की इनकम है और वो पूरी दुनिया में कहीं टैक्स नहीं देता है तो उसे इंडिया में रेजिडेंट मान लिया जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट डीम्ड रेजिडेंट विल ऑलवेज बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसका मतलब डीम्ड रेजिडेंट जिसे आप मानेंगे उस पर ये कंडीशन नहीं लगाओगे, वो क्या होगा हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उस पर ये कंडीशन आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो रेजिडेंट ही नहीं है। आप डीम्ड रेजिडेंट है, क्योंकि रेजिडेंट होगा तो फिर तो आप रेजिडेंट रूट से आएगा, वो रेजिडेंट ही नहीं है, बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आप डीम्ड रेजिडेंट है तो उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो नहीं मान सकते, उसे नॉट ऑर्डिनरी ही मानेंगे। हम एक क्वेश्चन कर रहे थे जो मिस्टर ली वाला था, क्रिकेट प्लेयर, ये ब्रेट ली। ये हमने देखा था कि वो 100 दिन के लिए आ रहा था और हमने देखा था कि वो कौन है, रेजिडेंट है। लेकिन उस क्वेश्चन में जब तक मैंने आपको ये नहीं समझाया था एडिशनल कंडीशन क्या होती, अब तो समझा दी। तो अब इसको, ये रेजिडेंट है, जैसे ही कोई रेजिडेंट होगा तो फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो सेकंड आराम से लग रही है, 100 दिन हर साल, 7 साल में 700 दिन, तो क्या 730 दिन हो गए? तो हम कहेंगे एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, तो इसका मतलब वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बात समझ में आती है? क्योंकि हमारे लिए ये आसानी से लग रही है, लेकिन वो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? इस साल 100 दिन 60 दिन होने चाहिए, पिछले साल 365 400, रेजिडेंट 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 रेजिडेंट, वो तो रेजिडेंट है कई साल। तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन एडिशनल कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है ना? तो ये कौन है? ब्रेडली इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि वो एडिशनल कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्योंकि वो एडिशनल कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 वही है जो मैं वहां चला गया, मैंने देखा नहीं था, वरना मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मिस्टर रोड, जॉन्टी रोड्स हैं, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, वो इंडिया में 100 दिन आते हैं हर साल। तो वही है, 100 दिन हर साल आ रहे हैं, बेसिक कंडीशन 1 नहीं लग रही, बेसिक कंडीशन नंबर 2 लग रही है, रेजिडेंट हो गए। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 लग रही है, लेकिन एडिशनल कंडीशन नंबर 2 नहीं लग रही है ना? क्योंकि एडिशनल कंडीशन नंबर 1 में रेजिडेंट होना चाहिए 10 में से 2 साल बिल्कुल है, लेकिन 7 ईयर में 730 डेज होना चाहिए, नहीं है, 7 ईयर में 700 डेज है। तो एडिशनल कंडीशन नंबर 2 नहीं लग रही है, तो वो कौन हो गए? रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आज की क्लास हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, जिसमें मेरा टारगेट यही था कि आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बता दूं इंडिविजुअल का, और जितना टाइम रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का सीखने में लगता है उससे कम टाइम बाकी सबका सीखने में लगता है। 5 मिनट में सबका रेजिडेंशियल स्टेटस पता चल जाएगा, केवल इंडिविजुअल का थोड़ा सा ऐसा है जिसमें हमें समझने में टाइम